नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल के प्लेसेस इन न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में चर्चा में रहने वाले जो भी प्लेसेस होते हैं उनके बारे में मानचित्र के माध्यम से चर्चा करते हैं। तो आज इसी क्रम में हम जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फिलीपींस का आइलैंड है, नाम है लेटे आइलैंड। तो इसी आइलैंड के बारे में हम बात करने वाले हैं, देखेंगे कि आखिर ये क्यों चर्चा में है और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि क्यों चर्चा में है लेटे आइलैंड। तो आपके सामने ही दिया गया कि फिलीपींस के इस द्वीपीय क्षेत्र में उच्च तीव्रता का जो भूकंप है वो आया है और अभी आज की लेटेस्ट न्यूज है कि फिर से एक बार क्या है कि देखेंगे तो पावरफुल जो अर्थक्वेक है उसका जो प्रभाव है वो फिलीपींस में देखने को मिला है। तो फिलीपींस एक तरह से देखें तो अर्थक्वेक के दृष्टिकोण से बड़ा ही सेंसिटिव रीजन माना जाता है और अक्सर इसके अलग अलग क्षेत्रों में भूकंप आते रहते हैं। जैसे देखें आज की ये न्यूज आई है 3 अक्टूबर को फिलीपींस अर्थक्वेक डेथ टू राइज 72, यानी 72 लोग जो है अर्थक्वेक में उनके मारे जाने की सूचना है। तो आप समझ सकते हैं कि उच्च तीव्रता के भूकंप से प्रभावित ये पूरा जो क्षेत्र है ये सेंसिटिव माना जाता है और इसमें जो एक आइलैंड है जो खास तौर पे इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर उच्च तीव्रता का जो भूकंप आया उससे लोगों में दहशत मची हुई है। तो ये जो आइलैंड है इसका जो लोकेशन है और जो फिलीपींस से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वहां से आपके जो प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। तो उन पर आज हम बेसिक तौर पे जानकारी लेंगे। इसमें सबसे पहले ये जो आइलैंड है इस आइलैंड के बारे में हम बेसिक जानकारी लेंगे कि आखिर ये आइलैंड है कहाँ और इसकी जो अवस्थिति है वो कहाँ है, क्योंकि यहाँ पर उच्च तीव्रता के जो भूकंप आए हैं इस कारण से देखें तो वहाँ लोगों में एक तरह से देखें तो दहशत मची हुई है। तो सबसे पहले इस आइलैंड के बारे में अगर हम जानकारी लेना चाहें तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि फिलीपींस वाला जो क्षेत्र है ये दुनिया के किस क्षेत्र में आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मानचित्र का सहारा लेंगे। फिलीपींस कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये फिलीपींस क्षेत्र है जो बहुत सारे आइलैंडों से मिलकर बना है। इसकी जो अवस्थिति है आप एक तरह से देख सकते हैं कि इधर क्या है कि चीन और चीन के ईस्ट में बढ़ेंगे तो इधर क्या है साउथ चाइना सी आपको देखने को मिलेगा। उसी के दक्षिण में आएंगे या सुलू सी के अगर एक तरह से उत्तर पूरब में आएंगे तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोकेशन की हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इसकी जो अवस्थिति है ये पूरे आइलैंड वाले देश की वो हमने आपको दिखाया। अब इसके बड़े मैप पर हम आते हैं। ये फिलीपींस का मैप है। इधर देखेंगे तो साउथ चाइना सी आपको देखने को मिलेगा, इधर आप आएंगे तो सुलू सी आपको देखने को मिलेगा, इधर फिलीपींस सी आपको देखने को मिलेगा, इसके दक्षिण में आएंगे तो सेलेबस सी आपको देखने को मिलेगा। इन सबके बीच में क्या है कि अभी जो लेटे आइलैंड है इसकी अवस्थिति यानी फिलीपींस का जो आइलैंड है इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा और इसके बड़े मैप की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। ये मैप इसका और लार्ज है। यहाँ पर देखेंगे फिलीपींस का ये पूरा जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, ये मनीला इसकी राजधानी है, ये लुजोन आइलैंड है, इधर पलावन आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, इधर मिंडनाओ आइलैंड देखने को मिलेगा। ये सारे जो लोकेशन है ये आपसे पूछे जा सकते हैं और इसी में एक बड़ा जो आइलैंड माना जाता है विसायास आइलैंड, उसी का ये महत्वपूर्ण एक आइलैंड, यानी जो यहाँ पर ये बड़ा जो आइलैंड आपको देखने को मिल रहा है इसी आइलैंड समूह का जो विसाय द्वीप समूह है, इसी विसाय द्वीप समूह का क्या है ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि आइलैंड माना जाता है। इस द्वीप समूह का ये जो आइलैंड समूह है इसी का ये क्या है लेटे आइलैंड एक समूह है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और फिलीपींस का ये 8वां सबसे बड़ा द्वीप एक तरह से माना जाता है और 6ठा सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप माना जाता है। तो फिलीपींस के जो अलग अलग आइलैंड है उसमें क्या है अगर एरिया के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो ये क्या होता है ये 8th नंबर पे आता है और अगर हम पॉपुलेशन के स्तर पे देखें तो ये 6ठा अधिक जनसंख्या वाला देश माना जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है अगर पूरे क्षेत्रफल की बात करेंगे तो बहुत सारे आइलैंड हैं जिनके अलग अलग एरियाज हैं और इनकी तटरेखाएं भी काफ़ी अधिक है। तो इस तरह से पूरा ये जो फिलीपींस है इस फिलीपींस से जुड़ा हुआ ये जो आइलैंड है यहाँ पर उच्च तीव्रता का जो भूकंप है वो देखने को मिला है और इसी कारण से ये क्या है ये चर्चा का
विषय भी बना है। यहाँ पर देखेंगे इसके उत्तर में क्या है कि उत्तर में लगभग समर द्वीप से जुड़ती हैं, जिसमें सैन जो जुआनिको है ये जल डमरू मध्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये भी लोकेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो एक तरह से ब्रिज का काम करता है। और इसके अलावा इसके दो बड़े जो लेटे आइलैंड है, इसके जो शहर हैं, ये भी कभी आपसे हो सकता पूछ ले, जो टाकलोबान है और पश्चिमी तट पे देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर जो ओरमोक है, ये दो जो सिटी हैं वो यहाँ के सबसे बड़े सिटीज है जहाँ पर जनसंख्या सबसे अधिक आपको देखने को मिल सकती है। तो ये इसके बारे में बेसिक जानकारी हमने देखी। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे जैसे लेटे जो आइलैंड की बात हो रही है, तो ये लेटे का अधिकांश जो भाग है ये एक तरह से फॉरेस्ट वाला रीजन माना जाता है। एक तरह से जंगल के क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पहाड़ों से ढका हुआ है पूरा आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर प्रमुख जो देखें जो क्रिया है वो क्या है, वो कृषि है। यानी लोगों की जो प्राथमिक क्रिया है वो एक तरह से कृषि है, कृषि पर आधारित ये पूरा जो जीवन है वो ये व्यतीत करते हैं। और दो जो शहर हमने बताया कि यहाँ पर जो टाकलोबान है और पश्चिम के तट पे स्थित जो ओरमोक है, यहाँ पर क्या है कि विद्युत जो भूतापी संयंत्र है वो भी फिलीपींस ने स्थापित किए हैं। तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण द्वीप शहर के तौर पे जाने जाते हैं। थोड़ा सा इस आइलैंड के इतिहास के बारे में हम बात कर लेते हैं। 16वीं शताब्दी के स्पेनिश खोजकर्ता इस द्वीप को टंडाया के नाम से पुकारते थे, जानते थे। और देखें तो 19वीं शताब्दी के बाद इसकी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। खास तौर पे जो ये आइलैंड वाला क्षेत्र था और माग जो घाटी क्षेत्र था। लेकिन बाद में देखेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वार से भी इसका संबंध जुड़ता है। जैसे देखेंगे तो अमेरिकी सेनाएं जो लेट आइलैंड है यहाँ पर वो खुद उतरी, और यहाँ से और जो लोग यहाँ पहले से एक तरह से कब्जा बनाए हुए थे, जैसे जापानियों ने यहाँ पर एक तरह से अपना कब्जा बनाया हुआ था, तो उन्हें अमेरिकी सेनाओं ने खदेड़ फेंका। तो इस तरह से इसका इतिहास है। इस आइलैंड की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें कि लेटे आइलैंड की प्राथमिक जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर है, तो पहले हमने बताया कि यहाँ के लोगों का जो प्राथमिक क्रिया है वो किस पर आधारित है, वो एग्रीकल्चर पर आधारित है। सामान्य यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या है, वो किसान हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं, चावल, मक्का, नारियल, केले जैसे जो फसलें हैं उनका उत्पादन करते हैं। इनका एक महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि क्रियाकलाप है वो मछली पकड़ना भी है। और इस द्वीप पर देखेंगे तो कई सारे मूल्यवान जो खनिज है वो भी देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर माना गया है कि मैग्नीज के जो भंडार हैं इस आइलैंड वाले क्षेत्र में है। यही नहीं, बलुआ पत्थर के बड़े सारे कह सकते हैं जो सैंड स्टोन है, बलुआ जो पत्थर होता है, तो सैंड स्टोन और चूना पत्थर का भी यहाँ पर खनन किया जाता है, यानी ये रिच है। तो इस तरह से हमने इस आइलैंड के बारे में जो भी बेसिक जानकारी थी वो देख ली। अब थोड़ा सा फिलीपींस के बारे में देख लेते हैं, फिलीपींस से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो फिलीपींस की जो सीमाएं हैं वो कई सारे देशों से लगती है, जैसे इंडोनेशिया, चीन, जापान, पलाऊ, मलेशिया, वियतनाम, ताइवान, इन सब से लगती है। तो प्रशांत महासागर के अगर पश्चिम किनारे पर आप देखेंगे तो ये क्या है, फिलीपींस की जो अवस्थिति है वो आपको देखने को मिलेगी। यही नहीं, ये रिंग ऑफ फायर के साथ फिलीपींस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीपी समूह के तौर पे देखे तो ये देश जाना जाता है। यहाँ पर देखेंगे 7,641 से भी अधिक द्वीप फिलीपींस के तहत आते हैं। यानी फिलीपींस जो द्वीपी समूह वाला देश है इसमें 7,641 द्वीप शामिल है। और भौगोलिक रूप से आप देखेंगे तो ये देखिए इक्वेटर है, इक्वेटर के उत्तर में इसकी स्थिति है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में मौजूद है। और इसके अलावा अगर प्राइम मेरिडियन लाइन के देखेंगे तो ये पूरब में है, तो ये पूर्वी गोलार्ध का है। तो ये क्या है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध का एक महत्वपूर्ण देश माना जाता है। तो ये भौगोलिक इसकी स्थिति होगी। थोड़ा सा बड़े मैप की हम चर्चा करें, ये इसका पूरा भौगोलिक मैप है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित इसकी स्थिति है। और फिलीपींस देखें तो उत्तर और पश्चिम में क्या है कि इधर पूरा जो साउथ चाइना सी है उससे घिरा हुआ है। इधर देखिए उत्तर वाला क्षेत्र और पश्चिम वाले क्षेत्र में क्या है कि इसके साउथ चाइना सी अवस्थित है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहीं पर इसके दक्षिण पश्चिम में क्या है कि आपको जो सुलू सी है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इधर अगर पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो एक तरह से पूरब वाला पूरा जो हिस्सा है ये फिलीपीन सागर से लगता है। और अगर एकदम से उत्तर में जाएंगे तो उत्तर वाला भी पूरा जो
सेक्टर है, इधर भी आपको ये पूरा जो साउथ चाइना सी वाला जो सेक्टर है वो आपको देखने को मिल सकता है। और इसकी जो सीमाएं हैं ये बहुत सारे देशों से लगती है। आप देख सकते हैं कि पूरा चूंकि आइलैंड वाला ये पूरा क्षेत्र माना जाता है, तो अलग अलग जो आइलैंड है अलग अलग देशों के साथ सीमाएं साझा करते हैं। इसमें अगर आप मूल रूप से देखेंगे तो इंडोनेशिया भी आपको देखने को मिलेगा, मलेशिया भी देखने को मिलेगा, ताइवान से भी ये अपनी सीमा साझा करता है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो चीन, जापान, पलाऊ, इन सब से क्या होता है कि ये अपनी समुद्री जो सीमा है वो साझा करता है। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण देश है। इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी जो यहाँ पर लोकेशन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए जो सुलू सी की स्थिति है तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इधर साउथ चाइना सी है, मनीला जो बे है ये आपसे पूछा जा सकता है, जहां पर उसके समीप ही क्या है कि मनीला फिलीपींस की राजधानी आपको देखने को मिलेगी। मोरो जो गल्फ है इसकी जो लोकेशन है ये आपसे पूछी जा सकती है। इसके दक्षिण में जो सेलेबस सी है ये इसकी जो अवस्थिति है ये भी आपको यहाँ से पूछी जा सकती है। जो डबाओ गल्फ है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। जो यहाँ पर पलावन जो आइलैंड है इसकी अवस्थिति भी कई बार आपसे पूछी गई है। तो ये सारे जो लोकेशन है ये आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर कई सारी जो जानकारी है वो आपसे पूछी जा सकती है। जैसे जल निकाय महत्वपूर्ण ये सारे हैं, साउथ चाइना सी, सुलू सी, इधर आएंगे सेलेबस सी, इधर आएंगे तो फिलीपीन सी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो जल निकाय है ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर सबसे हाईएस्ट ऊंचाई वाला प्लेस की बात करेंगे कि आखिर फिलीपींस का सबसे ऊंचाई वाला स्थान कहां पर देखने को मिलेगा, तो माउंट जो एपो है ये क्या है, ये फिलीपींस का सबसे हाईएस्ट स्थिति है। इसकी सबसे उच्चतम बिंदु कह सकते हैं कि सबसे उच्चतम जो बिंदु है वो कौन सा है, तो वो आपको माउंट एपो देखने को मिलेगा जो फिलीपींस का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित है। दूसरी बात करें कि यहाँ की सबसे जो महत्वपूर्ण नदियाँ आती है, तो नदियों में अगर आप देखेंगे तो सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ की नदी मानी जाती है वो कागायन रिवर मानी जाती है। ये क्या है, ये कागायन रिवर यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। मिंडनाओ या फिर अगुसन जैसी जो नदियाँ हैं वो भी क्या है, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियों में शामिल होती हैं। तो सीमित नदियों का प्रसार यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण जो आपके लिए तथ्य हो सकता है जो यहाँ से अक्सर पूछ देता है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ज्वालामुखी देखने को मिलेगा जिसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये एक मयोन जो वोल्केनो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो मयोन वोल्केनो है ये पूरी तरह से एक्टिव वोल्केनो की श्रेणी में आता है। तो ये क्या है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी के तौर पे फिलीपींस में आप देख सकते हैं कि एक तरह से मध्य वाले फिलीपींस द्वीपीय क्षेत्र में ये अवस्थित है। अगर फिलीपींस के क्लाइमेट की हम बात करें कि यहाँ की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है फिलीपींस की, तो ट्रॉपिकल जलवायु यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जो जलवायु है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण अगर जल निकाय हमने देखा, तो अगर एक झील की बात करें तो जो लगुना डेबे है वो यहाँ की सबसे जो महत्वपूर्ण झील के तौर पे ये जानी जाती है। यही नहीं, प्राकृतिक अगर संसाधन के संदर्भ में देखें कि नेचुरल जो रिसोर्स हैं वो फिलीपींस में क्या देखने को मिलेंगे, तो चूंकि कई सारे आइलैंड क्या है कि फॉरेस्ट से ढके हुए हैं तो लकड़ी, और इसके अलावा देखेंगे तो वहाँ पर पेट्रोलियम या फिर कोबाल्ट, मैग्नीज, सोना, नमक, तांबा जैसे जो खनिज है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और जो इंडोनेशिया है, इनकी अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद फिलीपींस जो है ये ग्लोबल स्तर पे भूतापी ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए सबसे पहले कौन आ गया, तो अमेरिका आ गया, और दूसरे अमेरिका के बाद देखेंगे तो इंडोनेशिया का नाम आता है, और इंडोनेशिया के बाद देखेंगे तो जो फिलीपींस है ये क्या है कि दुनिया में तीसरा कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पे भूतापी ऊर्जा उत्पादन वाला देश माना जाता है। और यहाँ पर कई सारे जो धरोहर स्थल है वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे फिलीपींस में प्यूटो जो प्रिंसेसा है भूमिगत जो नदी राष्ट्रीय उद्यान स्थल है उनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और इसकी जो राजधानी है इसकी अवस्थिति आप देख सकते हैं कि कहाँ पर है, ये इसकी राजधानी है मनीला बे के पास ही इसकी राजधानी मनीला आपको देखने को मिल सकती है। अगर थोड़ा सा ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो लेटे जो द्वीप जो हमने चर्चा किया था फिलीपींस का ही हिस्सा है जो प्रशांत महासागर के पश्चिम किनारे पर अवस्थित है, जहां पर अभी तीव्र जो भूकंप है वो देखने को मिला था।
तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। यही नहीं, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र पहले हमने बताया कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का एक पार्ट माना जाता है, तो 75% जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं, और विश्व के 90% 90% से अधिक जो भूकंप है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, इसी द्वीपीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कई टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं, जैसे पैसिफिक प्लेट है, फिलीपींस सी प्लेट्स है, यूरेशियन जो प्लेट्स हैं, इनके बीच में आपस में जो एक्टिविटी होती है, जो एक परस्पर गति होती है, उस कारण से ये जो क्षेत्र है इतना भूकंप से प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। अब भूकंपीय अगर कारण की बात करेंगे तो सबडक्शन जोन है, पैसिफिक जो प्लेट यहाँ पर देखेंगे फिलीपींस सी प्लेट है, इनकी जो एक कोलिजन होता है, जो टकराहट होता है, उस कारण से क्या है कि बार बार इस फिलीपींस आइलैंड वाले देश में भूकंप महसूस किया जाता है। तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर भूकंप गतिविधियाँ जो होती हैं वो देखने को मिलती है। जैसे अभी लगातार 3-4 दिन से क्या है कि ये पूरा क्षेत्र भूकंप से प्रभावित माना जा रहा है। तो इस तरह से इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो हमने देख ली। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो फिलीपींस में क्या है कि भूकंपीय जो कारण है उस पर हमने बात किया। अगर प्रभाव की बात करें कि फिलीपींस में इतना भूकंप आता है तो इसका प्रभाव क्या है, तो सबसे अधिक जो प्रभाव देखने को मिलता है वो ह्यूमन लाइफ के ऊपर ही देखने को मिलता है, जिस कारण से देखेंगे तो जान माल की जो हानि है वो खास तौर पे यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी कारण से क्या है कि लोग यहाँ बड़ी मात्रा में क्या होते हैं, विस्थापित भी होते हैं, यानी विस्थापन की जो समस्या है, माइग्रेशन की जो समस्या वो भी देखने को मिलते हैं, और लोगों के मन में हमेशा एक दहशत रहती है। तो मानसिक जो एक आघात है वो भी देखने को मिलता है। मानसिक जो आघात है, या कह सकते हैं कि जो मेंटल एक अस्थिति अनस्टेबिलिटी है वो भी देखने को मिलता है। और इसका जो असर है इस तरह के भूकंप आने के कारण क्या है कि यहाँ के लोगों के इकोनॉमिक जो स्टेटस है उस पर भी पड़ता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, बंदरगाह, संचार प्रणाली हमेशा क्या होती है वो प्रभावित रहती है। और इस कारण से देखें तो इस पूरे क्षेत्र में क्या है कि हमेशा लैंडस्लाइड या कोस्टल क्षेत्र में जो उच्च जो तरंगे हैं, जली तरंगे हैं, उनका प्रभाव देखने को मिलता है, या ऊंचाई वाली जो तरंगे आती हैं जैसे सुनामी जैसे जो प्रभाव है वो भी इस क्षेत्र में हमेशा आम बने रहते हैं। अगर आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखें तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक हो सकता है। यहाँ से बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम से अगर भारत की बात करें कि भारत इससे क्या सीख ले सकता है, कि इस तरह के जो भी सेस्मिक वाले क्षेत्र, हमने फिलीपींस की बात की जहां दुनिया के 90% से अधिक जो भूकंप है वो देखने को मिलते हैं, तो भारत इससे क्या सीख ले सकता है, क्योंकि भारत का जो हिमालयी क्षेत्र है वो सिस्मिक जोन के तहत आता है। तो इस कारण से क्या है कि भारत को भी अपने जो भी भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आने वाले क्षेत्र हैं तो वहाँ के लिए अर्ली जो वार्निंग सिस्टम है वो डेवलप करना चाहिए, उसे और मजबूत करना चाहिए। जो भी बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं उनके लिए खास मानक तैयार किए जाने चाहिए, और बनाए नहीं जाने बल्कि सख्ती से उनका पालन भी करवाना चाहिए। यही नहीं, कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस भी होनी चाहिए, लोगों के बीच में अवेयरनेस भी होना चाहिए, स्कूल स्तर से लेकर अलग अलग स्तरों पे इसके लिए एक तरह से मॉक या ड्रिल्स भी संचालित किए जा सकते हैं। तो इस तरह के जो भी प्रयास हैं वो भारत के स्तर पे, या फिर जो डिजास्टर टीमें हैं उनको और बेहतर रखना चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग जो डिजास्टर रिस्क की है वो सबको आना चाहिए। यही नहीं, स्ट्रेंथनिंग जो गवर्नेंस है, या फिर इन्वेस्टिंग इन रेजिलेंस होना चाहिए, इनहैंसिंग डिजास्टर जो प्रिपेयर्डनेस है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो भारत के स्तर पे की जा सकती हैं, तो इससे हम सीख ले सकते हैं। बल्कि अगर ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो ये जो आइलैंड फिलीपींस का लेटे यहाँ पर जो भूकंप आया है ये दर्शाता है कि भूकंप जैसी प्राकृतिक जो आपदा है इसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसके जो प्रभाव है, जो इससे होने वाली हानि है, जो नुकसान है, उसको क्या किया जा सकता है, कुछ इस तरह के एहतियात बरतते हुए इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। भारत को खास तौर पे इसके संदर्भ में जो भी रेजिलेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंक्लूसिव जो अर्बन प्लानिंग है, या फिर लोकल जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, उस पर ध्यान रखते हुए इस तरह के भारत वाले जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर किया जा सकता है। तो ये एक केस स्टडी के तहत भी टॉपिक लिया जा सकता है, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक जो भूकंप, या फिर जीएस पेपर जो थर्ड है जिसमें आपदा प्रबंधन, या ऐसे के अलग अलग जो टॉपिक हैं वहां भी जुड़े हुए इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जो इसके
टॉपिक से जुड़ते हैं। अब इस पूरे मुद्दे की हमने चर्चा कर ली। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, फिलीपींस का जो लेटर आइलैंड है ये किस महासागरीय क्षेत्र में अवस्थित है? अटलांटिक ओशियन क्षेत्र, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज हमने देख लिया कि फिलीपींस पूरा द्वीपीय जो क्षेत्र है उससे जुड़ी हुई जो भी बेसिक जानकारी है, और उसका जो ये आइलैंड है जो इस समय खास चर्चा में है, जहां पर उच्च तीव्रता के भूकंप देखने को मिले हैं, तो इस पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक और प्लेस पर चर्चा करने के लिए फिर से आपसे रूबरू होंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, इजाजत दीजिए। थैंक यू।